अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की न्यू बुक। तो हमारे पास इसका चैप्टर 1 है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जानदारों की कितनी वैरायटी मौजूद है, और क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने किस तरह से जो जानदार हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज करना है और उनको किस तरह से हमने मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर तकसीम करना है। ये हमारे पास हमारा चैप्टर 1 है। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो हमने बुनियादी तौर पे इस लेक्चर के अंदर कवर करना है, वो हमारे पास है डोमेन आर्काया। ठीक है, डोमेन आर्काया हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है कंप्लीटली। इसको हम देखेंगे यहाँ से लेके और उसके बाद यहाँ तक हमारे पास है डोमेन आर्काया। इसको हमने देखना है इस लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास डोमेन्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि किंगडम में और डोमेन में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये चीज़ हम देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो डोमेन आर्काया है उसको। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास हमारा 3 डोमेन सिस्टम है। इससे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो जानदार होते हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है तमाम जानदार, ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हमारे पास तमाम जानदार हैं उनको हम उसके बाद तकसीम करते हैं डोमेन्स के अंदर। उसके बाद जो डोमेन्स होती हैं इनको हम तकसीम करते हैं किंगडम्स के अंदर। उसके बाद अगेन किंगडम्स को हम तकसीम करते हैं फाइलम्स के अंदर। ये हमारे पास है टेक्सानोमिक हायरार्की। ठीक है, जिसको हम टेक्सानोमिक हायरार्की कहते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा, सबसे ऊपर हमारे पास डोमेन है, डोमेन के नीचे फिर हमारे पास है किंगडम्स। मिसाल ले लें आप एक स्कूल की। एक स्कूल के अंदर हमारे पास जो क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल वो क्लासेस हमारे पास हैं डोमेन्स, और हर क्लास के अंदर फिर होते हैं सेक्शंस। तो वो जो सेक्शंस हैं, यूँ समझे कि वो डोमेन्स के अंदर किंगडम्स हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो किंगडम्स थे वो थे 5 किंगडम्स, जिनके नाम हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए। अगर आप यहाँ पे देखें स्टार्ट में, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले थे 5 किंगडम्स। यहाँ से हम स्टार्ट ही कर लेते हैं इसको 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसी के अंदर फिर मैं आपको डोमेन और किंगडम के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको मैं क्लियर करके यहीं पे बताऊंगा। तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके मुताबिक प्रोपोज्ड बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर इन 1969, जो कि 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। तो जितने भी जानदार थे उनको 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम कर दिया गया था। किंगडम्स जो 5 हमारे पास है उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। किंगडम मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमारे पास थे 5 किंगडम्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक द किंगडम मोरेरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स व्हाइल ऑल द अदर 4 किंगडम्स इंक्लूडेड यूकैरियोट्स। अब देखें, ये जो आपके पास 5 किंगडम्स थे, इन 5 किंगडम्स में से पहला जो किंगडम था किंगडम मोनेरा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर वाज़े मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो पहला आपके पास जो किंगडम था किंगडम मोनेरा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स थे। और उसके बाद बाकी जो चारों आपके पास किंगडम्स थे ये वाले, इन चारों किंगडम्स के अंदर यूकैरियोट्स मौजूद थे। उसके बाद ये तो हुआ था कि जो आपके पास किंगडम था मोनेरा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स मौजूद थे, इस किंगडम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। 2 हिस्सों में इसको जो तकसीम किया गया था, एक हिस्सा आर्काया बन गया था, दूसरा हिस्सा जो है वो बन गया था बैक्टीरिया। और दोनों ये डोमेन्स थे, डोमेन आर्काया और डोमेन बैक्टीरिया। यानी कि हमारे पास जो किंगडम मोनेरा के अंदर तमाम पहले जानदार शामिल थे जो कि बेसिकली प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स को फर्दर 2 क्लासेस में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्से को कहा गया था डोमेन आर्काया, एक हिस्से को कहा गया था डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये 2 डोमेन्स बन गई थी किंगडम मोनेरा से, और बाकी ये जो चारों किंगडम्स थे ये चले गए थे क्लास यूकेरिया के अंदर। तो इस तरह से 3 क्लासेस थी, बल्कि 3 डोमेन्स थी, ये चले गए थे डोमेन यूकेरिया के अंदर। इस तरह से हमारे पास बन गई थी 3 डोमेन्स। पहली 2 डोमेन्स डोमेन आर्काया और डोमेन बैक्टीरिया, उसके अंदर किंगडम मोनेरा के जानदार शामिल है। कुछ मोनेरा वाले जानदार चले गए थे डोमेन आर्काया के अंदर, कुछ चले गए थे डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद हमारे पास बाकी जो चारों किंगडम्स हैं ये है डोमेन यूकेरिया के अंदर। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास 3 डोमेन्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक द किंगडम मोनेरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स व्हाइल ऑल द अदर 4 किंगडम्स इंक्लूडेड यूकैरियोट्स। इन 1990 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज सजेस्टेड दैट देयर आर 2 सेपरेट ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। 1990 के अंदर जो एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था कार्ल वूज, उसने ये सजेस्ट किया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके 2 ग्रोह हैं, उनके 2 ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? दैट इज़ यानी कि आर्काया
एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको हम आर्काया और बैक्टीरिया के अंदर तकसीम कर सकते हैं। आर्काया और बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क भी आगे वाज़ेह हो जाएगा जब हम डोमेन आर्काया अभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को उसने 3 डोमेन्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। 3 डोमेन्स कौन सी थी? दैट इज़ डोमेन आर्काया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। अब वही बात है जो आपको मैंने पहले बताई है कि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है ये तकसीम हो गया 2 हिस्सों के अंदर। एक है हमारे पास डोमेन आर्काया और एक है डोमेन बैक्टीरिया। इस दोनों के अंदर, इन दोनों डोमेन्स के अंदर वो जानदार शामिल हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पहले मौजूद थे किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डोमेन यूकेरिया, ये हमारे पास तीसरी डोमेन है। डोमेन यूकेरिया के अंदर ये आगे वाले चारों किंगडम्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये चारों किंगडम्स हैं हमारे पास डोमेन यूकेरिया के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास किस तरह से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उससे कैसे हमने शिफ्ट किया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। और तीनों डोमेन्स किस तरह से हैं। पहले जो 2 हमारे पास डोमेन्स हैं, डोमेन आर्काया और डोमेन बैक्टीरिया, ये असल में जो किंगडम मोनेरा के अंदर जानदार थे वो दोनों जानदार इन दोनों के अंदर, कुछ बैक्टीरिया डोमेन के अंदर है, कुछ डोमेन आर्काया के अंदर है। बाकी जो हमारे पास 4 किंगडम्स थे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई और उसके बाद हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया है और जो किंगडम प्लांटी है, ये चारों किंगडम्स हमारे पास डोमेन यूकेरिया के अंदर, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं और ये यूकेरियोट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू इस 3 डोमेन सिस्टम, इसका जो 3 डोमेन वाला सिस्टम था, किसने जानदारों को, तमाम जानदारों को 3 डोमेन्स के अंदर तकसीम कर दिया। डोमेन आर्काया एंड डोमेन बैक्टीरिया कंटेन प्रोकैरियोट्स। अब जो हमारे पास डोमेन आर्काया और डोमेन बैक्टीरिया हैं इनके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, बट दे डिफ़र इन ए नंबर ऑफ़ फीचर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी खसूसियात ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से इनके मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास किंगडम मोनेरा था उसके अंदर थे सारे प्रोकैरियोट्स। हमने किंगडम मोनेरा के जो जानदार थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हमारे पास डोमेन आर्काया, एक हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया। हैं तो दोनों डोमेन्स के अंदर प्रोकैरियोट्स, वाज़ेह न्यूक्लियस दोनों डोमेन्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके जो सेल्स हैं, जो ये जानदार है आर्काया और बैक्टीरिया, ये काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ फ़ीचर्स के लिहाज से, मुख्तलिफ खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है ये अब आगे हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को आप खुद देख लीजिएगा। मैं अब चलता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर जो कि हमारे पास है डोमेन आर्काया। इसको हम देखते हैं। डोमेन आर्काया हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन दी 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम के अंदर दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, ये किंगडम मोनेरा के अंदर ये डोमेन शामिल थे। इसका मतलब यह है कि जो किंगडम मोनेरा है, जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था, किंगडम मोनेरा के जो जानदार हैं उनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक जो जानदार है हमारे पास, कुछ चले गए कि हमारे पास डोमेन आर्काया के अंदर, कुछ चले गए डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। द नेम आर्काया कम्स फ्रॉम द ग्रीक आर्कायोस एंशियंट, जो ग्रीक वर्ड है हमारे पास आर्कायोस, इससे हमारे पास जो वर्ड आर्काया है ये निकला है। और जो आर्कायोस है ग्रीक वर्ड जिससे हमारे पास आर्काया वर्ड निकला है, उस आर्कायोस वर्ड का मतलब है एंशियंट, यानी कि कदीमी, पुराना, ठीक है जी। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हैं आर्काया, विच डाइवर्स्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स, जो कि बहुत पुराने वक्तों में बैक्टीरिया से अलग हुए थे। इंडिविजुअल आर्कायंस रेंज फ्राम 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब देखें, डायमीटर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऐसे सर्कल हो तो उसकी एक साइड से लेकर दूसरी साइड का जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं डायमीटर। तो अगर आपके पास एक आर्काया हो तो एक जो आपके पास आर्काया है उसका डायमीटर जो है वो है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 15 माइक्रोमीटर तक, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। मतलब कम से कम ये डायमीटर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकता है। माइक्रोमीटर कितना होता है, आपने फिजिक्स के अंदर जो प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, हमने देखा है फिजिक्स के अंदर, हमारा जो चैप्टर 1 के अंदर प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो माइक्रो है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के, ठीक है जी। तो 10⁻⁻⁶ मीटर, इसको आप कहते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है जी। तो 0.1 इंटू 10⁻0.1 और साथ आप लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ और साथ लिखेंगे मीटर, तो ये आपके पास होगा 0.1 माइक्रोमीटर। तो 15 माइक्रोमीटर भी यही होगा, 15 इंटू 10⁻⁻⁶ और साथ मीटर, तो 15 माइक्रोमीटर। ये है जी आपके पास इसका डायमीटर के डायमीटर वाइज जो आर्कायंस हैं इनका साइज़ इतना होता है, जो आर्काया आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं डोमेन आर्काया के अंदर। सम फॉर्म एग्रीगेट्स, कुछ आर्काया जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, एग्रीगेट्स की फॉर्म में होते हैं, और फिलामेंट्स, और कुछ जो है वो फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स ये लॉन्ग तरह के लंबे स्ट्रक्चर्स या फिर लंबी चेन्स बनाते हैं, या फिर एग्रीगेट्स, या फिर ये ग्रुप्स बना के रहते हैं, या फिर ये एग्रीगेट्स बना लेते हैं, या फिर ये फिलामेंट्स बना लेते हैं। अगर ये फिलामेंट्स बना लें तो ऐसे फिलामेंट्स ये बनाते हैं अप टू
200 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी कि लंबाई के लिहाज से 200 माइक्रोमीटर लंबे ये फिलामेंट्स बना सकते हैं। दे अकर इन वेरियस शेप्स, इनके जो शेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, सच एज जैसे कि स्फेरिकल शेप के अंदर हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। अब ये स्पाइरल शेप क्या है ये आगे हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्पाइरल शेप यहाँ पे होगी हमारे पास, यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास जो शेप है ये स्पाइरल शेप है, ठीक है। इस तरह की जो शेप है इसकी बात हो रही है, ठीक है जी। अब देखें वैसे ये डायग्राम्स हैं बैक्टीरिया की, लेकिन शेप इसी तरह से होती है, स्पाइरल जैसे हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इसकी शेप्स थी, स्पाइरल शेप के अंदर हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो आर्काया हैं ये हो सकते हैं लोब्ड। अब देखें लोब का क्या मतलब है, जैसे आपने पी सबशेल पढ़े थे केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे जिस तरह से आपने लोब्स देखे थे उस तरह के लोब्स इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकते हैं। और रेक्टेंगुलर, या फिर ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हो सकते हैं ये। आर्काया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी और मल्टीपल फिशन। अब देखें जो आर्काया हैं ये प्रोड्यूस हो सकते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब ये कि एक ही जानदार होता है, वो अपने तौर पे ही अपनी नस्ल आगे बढ़ा लेते हैं, मेल फीमेल के मिले बगैर ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके नस्ल बढ़ाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाई बाइनरी और मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब है जब एक सेल 2 हिस्सों में तकसीम होता है तो उसको आप कहते हैं बाइनरी फिशन, जब 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम होता है तो उसको आप कहते हैं मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन भी हो सकता है इनके रिप्रोड्यूस करने का तरीका, मल्टीपल फिशन भी हो सकता है इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका, और बाकी भी आगे इसके लिखे हुए फ्रेगमेंटेशन है या फिर बडिंग है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि इसके टुकड़े अलग होते हैं और फिर वो नए जानदार बन जाते हैं। और उसके बाद बडिंग का मतलब ये है कि एक जो आपके पास आर्काया होता है उसके अंदर एक फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आर्काया है, उसके ऊपर इस तरह से बर्ड्स बनती हैं, ये फिर बर्ड्स अलग होके नए आर्काया बन जाते हैं, नए ये फिर जानदार बन जाते हैं, ठीक है, ये बडिंग होती है। तो ये इसके जो है रिप्रोडक्शन के ये तरीके हैं आर्काया डोमेन के अंदर। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्काया। जो माइटोसिस और मियोसिस हैं ये आर्काया के अंदर नहीं होते। ये मियोसिस और माइटोसिस क्या है ये आप मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो जो आपने वहाँ पे सेल डिवीजन के मेथड्स देखे थे माइटोसिस और मियोसिस, ये यहाँ पे नहीं होते, बल्कि यहाँ पे इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी और मल्टीपल फिशन से होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से या फिर बडिंग से हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर आर्काया यूनिक। जो आर्काया है हमारे पास ये यूनिक किस तरह से हैं, जो डोमेन आर्काया है इसके जो जानदार हैं ये कैसे यूनिक है, बाकी जो डोमेन्स हैं उनकी निस्बत ये कैसे यूनिक है। यहाँ पे हमने अब फ़र्क नोट करना है, बेसिक सा डिफरेंस नोट करना है डोमेन आर्काया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया के दरमियान, ठीक है जी, कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिलेशन हैं इनके दरमियान। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला जो फ़र्क यहाँ पे है हाउ आर आर्काया यूनिक के अंदर वो है सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो तीनों डोमेन्स हैं, डोमेन आर्काया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसका क्या फ़र्क है, किस तरह से इनकी सेल मेम्ब्रेन्स आपस में मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले बात हो रही है डोमेन आर्काया की। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स विद ईथर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं आर्काया डोमेन के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर, वो जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो किसको कंटेन करती हैं, लिपिड्स को। ये लिपिड है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आर्काया डोमेन के जानदारों की, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है वो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये उनकी सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है। अब जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड है इसमें होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ईथर लिंकेज। ये जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स हैं इनके अंदर ईथर लिंकेज होती है, ये हमारे पास ईथर लिंकेज है। इस तरह से हमारे पास ईथर लिंकेज होती है, किसके दरमियान ईथर लिंकेज है, बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन्स। ये हमारे पास है ग्लिसरॉल और ये हमारे पास है फैटी एसिड की चेन। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की जो चेन्स हैं उनके दरमियान ईथर लिंकेज होती है इन लिपिड्स के अंदर, जो लिपिड्स आर्काया की सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली हम जो फ़र्क देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स का, उसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो आर्काया हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे लिपिड्स पाए जाते हैं जिन लिपिड्स के अंदर ग्लिसरॉल और ब्रांच्ड चेन्स जो है फैटी एसिड्स की, इनके दरमियान ईथर लिंकेज मौजूद होती है, यानी कि ईथर लिंकेज से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दी फैटी एसिड चेन्स आर ब्रांच्ड। जो फैटी एसिड की चेन्स होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, इनकी ब्रांचेज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है। जो फैटी एसिड की चेन्स हैं इनके अंदर ब्रांचेज हैं। दैट्स वाई
देयर सेल मेम्ब्रेन्स आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। यही वजह है कि हमारे पास जो इनकी सेल मेम्ब्रेन्स हैं बहुत सख्त कंडीशंस के आगे ये रेजिस्टेंट है, यानी कि सख्त कंडीशंस, सख्त माहौल का, सख्त हालात का ये मुकाबला कर सकती हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ये ब्रांच्ड इनके अंदर फैटी एसिड्स की चेन्स मौजूद हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है बैक्टीरिया के बारे में और यूकेरिया डोमेन के बारे में। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स बैक्टीरिया एंड यूकेरिया have membrane lipids with fatty acids attached to glycerol by ester linkage. The fatty acid chains are unbranched. ये दोनों अब फ़र्क आ गए हमारे पास इनके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं इनके अंदर। अब देखें जो हमारे पास डोमेन यूकेरिया और डोमेन बैक्टीरिया है, इनके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे ग्लाइसरोल और जो फैटी एसिड की चेन्स हैं इनके दरमियान होती है ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये आपके पास ईस्टर लिंकेज आपके सामने, ये थी हमारे पास ईथर लिंकेज। हमने देखा डोमेन अर्काया के अंदर ऐसे लिपिड्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर। आप देखें जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो आपके पास डोमेन अर्काया के सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप पाई जाती है ईथर लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ईथर लिंकेज है और जो चेन्स हैं फैटी एसिड्स की ये ब्रांच्ड चेन्स हैं। ठीक है, लेकिन जो डोमेन बैक्टीरिया और यूकेरिया हैं इनके अंदर फैटी एसिड की चेन्स और ग्लाइसरोल, इनके अंदर जो हमारे पास लिंकेज होती है वो होती है ईस्टर लिंकेज। ये हमारे पास जो आपको लिंकेज नज़र आ रही है येलो कलर के अंदर, ये ईस्टर लिंकेज है। ठीक है जी। और उसके बाद एक और भी फ़र्क है कि यहाँ पे जो चेन्स होती हैं अनब्रांच्ड होती हैं, डोमेन यूकेरिया और उसके बाद जो डोमेन बैक्टीरिया है इनके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं उन लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड की चेन्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, दो हमने फ़र्क देखे। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाए कि जो डोमेन अर्काया और डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया है इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स हैं इनमें क्या फ़र्क है, फ़र्क सबसे पहला ये है कि आपके पास जो डोमेन अर्काया है उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं उन लिपिड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनकी चेन्स होती है ब्रांच्ड, लेकिन जो बैक्टीरिया और यूकेरिया हैं उनके अंदर फैटी एसिड की जो चेन्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे पास जो डोमेन अर्काया है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं उनके अंदर जो आपके पास फैटी एसिड की चेन्स हैं और जो ग्लाइसरोल है वो कनेक्ट होते हैं ईथर लिंकेज से। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ईथर लिंकेज है, लेकिन जो डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया है वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड की चेन्स और उसके बाद जो ग्लाइसरोल है ये आपस में कनेक्ट होते हैं ईस्टर लिंकेज के साथ। ठीक है, ये दो फ़र्क थे यहाँ पे हमने दो फ़र्क देखे सेल मेम्ब्रेन के। पहला फ़र्क हमने देखा कि फैटी एसिड की चेन्स और ग्लाइसरोल आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। दूसरा हमने फ़र्क देखा कि जो फैटी एसिड की चेन्स हैं क्या वो ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं। ये हमने पहला फ़र्क देखा कि डोमेन अर्काया बाकी दोनों डोमेन से कैसे मुख्तलिफ है। उसके बाद हमने देखना है सेल वाल कंपोजिशन। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो अर्काया डोमेन है उसके अंदर जो जानदार हैं उनकी सेल वाल के अंदर बाकी जो दोनों डोमेन्स हैं उनके जानदारों के सेल वाल के अंदर क्या फ़र्क है। द सेल वाल्स ऑफ अर्काया लैक सेलुलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जो हमारे पास अर्काया डोमेन है उसके अंदर जो जानदार हैं उनके जो सेल वाल्स हैं उनके अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। इंस्टेड जबकि दे कंटेन डिस्टिंक्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, इनके अंदर मखसूस तरह के पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स होते हैं। सम अर्काया है सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे अर्काया हैं जिनके अंदर सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो अर्काया हैं उनके सेल वाल्स के अंदर हमारे पास सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है, अब हमने आगे ये देखना है कि ये किन के अंदर होता है। इनके अंदर तो कभी भी आपको सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मखसूस तरह के पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स मिलेंगे अर्काया के सेल वाल्स के अंदर। और उसके बाद कुछ अर्काया ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स बैक्टीरियल सेल वाल्स कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। जो आपके पास बैक्टीरियल सेल वाल्स हैं जो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जानदार हैं उनके जो सेल वाल्स हैं वहाँ पे आपको पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन है क्या? ए पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब ये ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर शुगर्स हैं और उसके बाद अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब देखिए पॉलीमर का मतलब यह कि ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट यूनिट्स के इंटरकनेक्ट होने से बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, इसको पॉलीमर कहते हैं। तो इस तरह का हमारे पास है पेप्टाइडोग्लाइकन जिसके अंदर शुगर्स होती हैं और उसके बाद इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर हमारे पास बनता है पॉलीमर जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास होता है सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे हमने ये देखा हमारे पास जो अर्काया डोमेन के अंदर जानदार हैं या फिर जो अर्काया हैं उनकी सेल वाल के अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों मौजूद नहीं होते।
ठीक है, बल्कि कुछ खास तरह के पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स इनकी सेल वॉल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास आर्काया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो यूकेरिया हैं उनकी सेल वॉल में क्या होता है। ठीक है जी, इन यूकेरिया, अब देखें ये यूकेरिया क्या है। ये यूकेरिया हमारे पास जो है ये एक डोमेन है जिसके अंदर 4 किंगडम्स हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लाटी है, किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे देखे थे, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लाटी और एनिमेलिया ये थे डोमेन यूकेरिया के अंदर, क्योंकि ये यूकेरियोट्स हैं। इन यूकेरिया डोमेन यूकेरिया जो है इसके अंदर द सेल वाल्स, जो सेल वाल्स हैं इफ़ प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट हों, आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, तो या तो ये सेलुलोज की बनी होती हैं इन प्लांट्स के अंदर, और काइटिन इन फंजाई, जो फंजाई है उनके अंदर काइटिन से बनी होते हैं। ठीक है, देखें अब यहाँ पे एक वर्ड है इफ़ प्रेजेंट। इफ़ प्रेजेंट का मतलब है कि सेल वाल मौजूद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास एनिमल सेल्स होते हैं जो किंगडम एनिमेलिया है उन सेल्स के अंदर तो सेल वाल मौजूद नहीं होती, इसलिए यहाँ पर लिखा है इफ़ प्रेजेंट। डोमेन जो आपके पास यूकेरिया है इसके अंदर तो 4 आपके पास है ना किंगडम्स, उनमें किंगडम एनिमेलिया में तो सेल वाल नहीं होती। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो आपके पास सेल वाल है आर कंपोज्ड ऑफ, सेल वाल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सेल वाल ये सेलुलोज से मिलकर बनती है इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर जो सेल वाल होती है वो बनती है सेलुलोज से, और जो फंजाई है उनके अंदर जो सेल वाल होती है वो बनती है काइटिन से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सेल वाल के हिसाब से इन तीनों डोमेन्स का भी फ़र्क देख लिया, और हमने देख लिया कि हमारे पास जो डोमेन आर्काया है ये किस तरह से बाकी दोनों डोमेन से सेल वाल के हिसाब से मुख्तलिफ है। पहले हमने देखा कि किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से मुख्तलिफ है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि सेल वाल जो है उसकी कंपोजिशन के हिसाब से, सेल वाल की जो बनावट है उसके हिसाब से किस तरह से बाकी दोनों डोमेन से मुख्तलिफ है। हमने देखा कि हमारे पास जो डोमेन आर्काया है उसके अंदर सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों नहीं होते। डोमेन आर्काया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वाल के अंदर, हालांकि उनके अंदर मखसूस तरह के पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ आपके पास आर्काया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन होती है। उसके बाद हमने देखा कि आपके पास जो बैक्टीरिया के सेल वाल्स हैं वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, लेकिन आपके पास जो यूकेरिया डोमेन है उसके अंदर अगर सेल वाल मौजूद हो तो जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वाल बनती है सेलुलोज से, और जो फंजाई है उनकी सेल वाल बनती है काइटिन से। तो ये हमने यहाँ पे फ़र्क देख लिया। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक डिफरेंस। यहाँ पे इसको आप खुद देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो आर्काया हैं इनके जेनेटिक खसूसियात हैं इनकी ये यूकेरियोट्स जो हैं उनके साथ ये मिलती हैं बजाय बैक्टीरिया के। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। ये हमने अब देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है आर्काया का ये किस तरह से बाकी दोनों डोमेन से मुख्तलिफ है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब कोई भी जानदार या फिर कोई भी सेल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी ये, बल्कि आपके पास जो आर्काया डोमेन है इसके अंदर जो जानदार हैं सारे यूनिसेलुलर हैं, इनके अंदर जो आपके पास सेल्स हैं जो जानदार है वो एक ही सेल से मिल के बने हुए हैं। अब देखें जो आपके पास मेटाबॉलिज्म है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई जानदार खुराक हासिल करता है या फिर सेल जब खुराक हासिल करता है तो उसके बाद उस खुराक को तोड़ा जाता है। उस खुराक को तोड़ने से लेके उस खुराक से एनर्जी लेने तक, और उस एनर्जी को अपने बाकी जो अफ़ाल हैं जो काम है सारे उनको करने में इस्तेमाल करने तक, और उसके बाद उस एनर्जी की हेल्प से नए मॉलिक्यूल्स बनाना, अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, एनर्जी को या फिर जो भी खुराक से मिलता है जो न्यूट्रिशन मिलती है उसको जिस्म का हिस्सा बनाना, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमने अब देखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है आर्काया का वो किस तरह से डोमेन यूकेरिया और डोमेन बैक्टीरिया जो है इनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। आर्काया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक, अब जो आपके पास आर्काया हैं इनके यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि मखसूस तरह के इनके प्रोसेसेस हैं इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास है मेथानोजेनेसिस। मेथानोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। देखें जब ये डाइजेशन करते हैं आर्काया तो उसके बाद डाइजेशन के साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये मीथेन बनाते हैं, इसको आप कहते हैं मेथानोजेनेसिस। विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकेरिया, जो कि डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के अंदर नहीं पाई जाती। यानी कि डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के जो जानदार हैं ये डाइजेशन के बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें मीथेन गैस नहीं देते। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स बैक्टीरिया एग्जिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। जो बैक्टीरिया उनके अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, एक यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, उसके बाद हो सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखें मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं ग्लूकोज बनता है इसके अंदर सूरज की रोशनी से। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो आपके पास नाइट्रोजन गैस होती है उसको चेंज किया जाता है अमोनिया के अंदर। ठीक है, इसको आप कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड फर्मेंटेशन, और उसके बाद फर्मेंटेशन होती है। अब देखें फर्मेंटेशन होती क्या है, फर्मेंटेशन इस तरह से होती है कि
ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उनको तोड़ा जाता है। उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसके अंदर गैसेज हो सकती हैं, जिसके अंदर एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें, अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ग्लूकोज वगैरह को तोड़ के जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया कर सकते हैं। अब देखें जो दही हम जमाते हैं ये किस तरह से जमती है, ये फर्मेंटेशन से जमती है। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास वो यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारे पास दही जम जाती है। अच्छा, उसके बाद इन यूकेरिया के अंदर क्या होता है, द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑफन मोर कम्प्लेक्स। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं यूकेरिया डोमेन के अंदर वो अक्सर बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। एंड इंक्लूड, और इसमें क्या चीज़ शामिल है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल की जाती है। फोटोसिंथेसिस होती है इन प्लांट्स एंड अलजी। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, सूरज की रोशनी से ग्लूकोज को तैयार किया जाता है। डिटेल इसकी आगे इंशाल्लाह जब आएगी तो हम देख लेंगे। एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं डोमेन यूकेरिया के अंदर, ठीक है जी। अब देखिए फर्मेंटेशन क्या है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर तोड़ा जाता है ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को, और फिर वहाँ से एसिड्स बनते हैं, और वहाँ पे अल्कोहल बन सकता है, और वहाँ पे गैसेस बन सकती हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन के अंदर होता क्या है, होता ये है कि जो बैक्टीरिया पे जो भी जानदार फर्मेंटेशन करते हैं उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की हेल्प से फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को जारी रख सकते हैं। इस तरह से, इस वजह से वो फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन के पीछे ये वजह होती है। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ आर्काया, जो हमारे पास है ना मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्काया। ये पढ़ने से पहले, बल्कि ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है आर्काया की ये भी हम उसके बाद देख लेंगे। तो हमारे पास है मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्काया, ये हम पहले देख लेते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्काया इंक्लूड मेथानोजन्स। इनमें मेथानोजन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करें, यानी कि जब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें मीथेन मिलती है, ठीक है जी। हेलो बैक्टीरिया, जो हेलो बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, लिव इन एक्सट्रीमली सेलाइन इन्वायरमेंट्स। सेलाइन इन्वायरमेंट्स का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा जो साल्टी इन्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा साल्ट वाले जो इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनको आप कहते हैं हेलो बैक्टीरिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास होते हैं थर्मोकोकाई, फाउंड इन हॉट इन्वायरमेंट्स, ये गर्म माहौल के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद है एंड थॉमरकायोटा, ये होते हैं इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब ये है कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से घूम सकती है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, और मुख्तलिफ चीज़ों से होती हुई कैसे ये दोबारा एक अपना साइकिल जो है ये कंप्लीट कर सकती है, और पूरे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चक्कर लगा सकते हैं, और किस तरह से इन्वायरमेंट का फंक्शन है उसको ये जारी रखने में हेल्प करती है। ये पूरा जो साइकिल होता है इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये टॉपिक नहीं है यहाँ का, आगे जब आ जाएगा तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह देख लेंगे अगर आ गया तो। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ डायग्राम्स बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मेथानोजेंस, ये वो हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें मीथेन गैस देते हैं। ये हमारे पास हेलो बैक्टीरिया, ये होते हैं बहुत ज़्यादा साल्ट इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे वो लिखते हैं इसको सलाइन इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास है थर्मोप्लाज्मेटा, जिसकी डायग्राम है। उसके बाद थर्मोकोकाई जो है ये इसकी डायग्राम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें इस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर इंटेस्टाइनल गैस इज़ लार्जली द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथानोजेंस। जो इंटेस्टाइनल गैस है, जो इंसान की आंतों के अंदर जो गैस बन जाती है वो ज़्यादातर किस वजह से होती है, वो होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथानोजेंस की वजह से। मेथानोजेंस हैं जो कि हमने यहाँ पे अब आर्काया देखे हैं इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ आर्काया के अंदर हमने देखे मेथानोजेंस, ये इंसान के आंतों में मौजूद होते हैं। वहाँ पे जब ये मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो गैस है हमें वो देखने को मिलती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का जो नतीजा होता है, या फिर जब वो मेटाबॉलिज्म करते हैं तो फिर वहाँ से गैसेज रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो आंतें होती हैं उनके अंदर गैसेज बन सकती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने आर्काया डोमेन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस तो कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो आर्काया है इनकी अहमियत क्या है, इनकी हमने अब यहाँ पे थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देखनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आर्काया है इनके बारे में लिखा हुआ है, दी आर्कायंस विच लिव इन हाई एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी आर ए सोर्स ऑफ एंजाइम्स। अब देखें जो आर्कायंस, देखें जो डोमेन आर्काया के मेंबर्स हैं, जो डोमेन आर्काया के जानदार हैं, उनको आर्कायंस कहते हैं, ठीक है। जो आर्कायंस हैं वो आर्कायंस जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ाबी माहौल के अंदर रहते हैं, हाई एसिडिटी के अंदर रहते हैं और हाई अल्कलिनिटी के अंदर रहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा अल्कलाइन माहौल के अंदर रहते हैं। आर ए सोर्स ऑफ एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स का सोर्स हैं। इन आर्कायन से हमें ऐसे एंजाइम मिलते हैं जो एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, दैट कैन फंक्शन अंडर हार्श कंडीशंस, जो कि बहुत सख्त कंडीशंस के नीचे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे दी एंजाइम्स
ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के, यानी कि जो डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं, डीएनए को कॉपी करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच आर्कायंस, वो जो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए बनते हैं वो इसी तरह के जो आर्कायंस हैं इनसे लिए जाते हैं। ठीक है जी। दीज एंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं जो किस तरह के आर्काया से लिए जाते हैं, ये एंजाइम हाई टेम्परेचर के ऊपर बेहतरीन काम कर सकते हैं। एंड अलाउ रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री के अंदर जो डीएनए को कॉपी करना है, तेज़ी से डीएनए को कॉपी करना, उसको अलाउ करते हैं या उसके काबिल बनाते हैं। रैपिड क्लोनिंग का मतलब है तेज़ी से क्लोनिंग करना, तेज़ी से कॉपी करना डीएनए को इन लेबॉर्ट्री के अंदर, तो ये काम करने में ये हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अब देखिए, एक तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल देखा कि हमें आर्कायन से ऐसे एंजाइम मिलते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सिमिलरली दी मेथानोजन आर्कायंस, वो आर्कायंस जो कि मेथानोजन होते हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे डाइजेस्टिव बल्कि मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो कि मीथेन गैस बनाते हैं, वो आर्कायंस क्या करते हैं, आर ए वाइटल पार्ट, ये बड़ा अहम हिस्सा होते हैं ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो सीवरेज का पानी होता है उसको साफ़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ये बड़ा अहम हिस्सा होते हैं उस काम का। दे कैरी आउट एन एरोबिक डाइजेशन, ये एन एरोबिक डाइजेशन करते हैं। एन एरोबिक का मतलब है कि बगैर ऑक्सीजन के ये डाइजेशन करते हैं। एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और उसके बाद ये बायोगैस बनाते हैं। ठीक है। अब बायोगैस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी मीथेन होती है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने मिथानोजन आर्कायंस के बारे में कहा है ना कि सेवेज ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। साफ ज़ाहिर है अगर ये मेथानोजन्स हैं तो जो बायोगैस बनाएंगे उसके अंदर मीथेन लाजमी तौर पे शामिल होगी। ठीक है जी। तो बायोगैस बनाते हैं, उस बायोगैस के अंदर मीथेन शामिल होती है। एसिडोफिलिक आर्काया, अब ऐसे आर्काया जो कि एसिडोफिलिक होते हैं, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं। एसिडोफिलिक का मतलब है एसिडिक एनवायरनमेंट को पसंद करने वाले। वो आर्काया क्या करते हैं, आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, जो कि मेटल्स को निकालने में हेल्प करते हैं। कौन सी मेटल्स, सच एज गोल्ड, कोबाल्ट एंड कॉपर। गोल्ड, कोबाल्ट और कॉपर जैसी जो एलिमेंट्स हैं, जैसी जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स को निकालने में ये मदद करते हैं ये वाले आर्काया जो कि एसिडोफिलिक हैं। फ्राम ओर्स, उनकी ओर से, इन मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग जब करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो आपके पास मेटल्स हैं वो अपनी ओर्स की फॉर्म में निकलती है, मेटल्स की ओर्स आपको मिलती हैं। फिर जो ओर्स होती हैं उनमें से आप मेटल्स की जो ओरिजिनल मेटल्स हैं वो आप निकालते हैं। तो और से जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, कोबाल्ट और कॉपर है, इनको निकालने के लिए मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर जो आपके पास एसिडोफिलिक आर्काया है, ये वाले एसिडोफिलिक आर्काया, ये एसिडोफिलिक आर्काया वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आर्काया के जो सिग्निफिकेंस है उसके अंदर हमने इनके 3 इस्तेमाल देख लिए कि यहाँ से हमें ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं इन आर्काया से जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेवेज ट्रीटमेंट के अंदर मेथानोजन आर्काया हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एनारोबिक डाइजेशन करके बायोगैस बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारे पास जो एसिडोफिलिक आर्काया हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं हम ओर्स से मेटल्स को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो डोमेन आर्काया है उसको हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। उसका हमने बाकी जो डोमेन्स हैं हमारे पास, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया, उसके साथ जो उनके साथ जो इसका फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो भी हमने क्लियर कर लिया। और एंड के ऊपर हमने जो हमारे पास डोमेन आर्काया है उसके अंदर जो आर्कायंस हैं उनकी हमने सिग्निफिकेंस भी देख ली। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी डोमेन आर्काया है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया का टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे।